जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण टिप्पणियां, जो बोर्ड की दृष्टि से ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो टिप्पणियां हैं ये हर साल क्या होते हैं, रिपीट करके आते रहते हैं। अर्थात ये सब जो जितनी भी टिप्पणियां हम आज आप लोगों को लेकर आए हैं, इसको एक बार जरूर देख कर जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कौन सा है कि अनिषेक फलन पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। अर्थात अनिषेक फलन किसे कहते हैं? तो अनिषेक फलन किसे कहेंगे? तो प्राय निषेचन के बाद, अर्थात निषेचन के बाद जो अंडाशय है किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? फल में। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं कि बिना निषेचन के ही अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? फल में। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनिषेक फलन कहलाती है। अर्थात इससे प्राप्त फल को क्या कहते हैं? अनिषेक फल कहते हैं। अर्थात देखिए यहाँ पर लिखे निषेचन, निषेचन के बाद क्या होते हैं? अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? फल में। ये तो सब लोग जानते हैं कि निषेचन के बाद जो बनते हैं, भ्रूण बनते हैं। अब भ्रूण के बाद वो क्या होते हैं? अंडाशय जो है किसमें बदल जाते हैं? फल में। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि निषेचन ही नहीं होता है और अंडाशय जो है फल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यही घटना क्या कहलाती है? अनिषेक फलन। और इससे जो फल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? अनिषेक फल। इसके सबसे जो अच्छे एग्जाम्पल हैं वो है केला। केला को अनिषेक फल भी कहा जाता है। यहाँ पर लिखे हुए कि इसके एग्जाम्पल केला हुआ, पपीता हुआ, संतरा हुआ, और भी एग्जाम्पल है जैसे अनानास हुआ। ये सब क्या कहलाते हैं? अनिषेक फलन कहलाते हैं। और यहाँ पर लिखे भी एक नोट में, इसको नोट कर लीजिएगा। ये नोट में है कि अनिषेक फलों में बीजांड बीज में क्या होते हैं? परिवर्तित नहीं होते हैं। अर्थात ये सीधे अंडाशय से किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? फल में। लेकिन यहाँ पर अनिषेक फलों में बीजांड बीज में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। अर्थात फल बीज रहित होता है, इसमें बीज नहीं पाए जाते, केला में बीज नहीं पाया जाता है। तो ये सब क्या होते हैं? ये जो होते हैं एग्जाम्पल है या अनिषेक फलन, इसी के अंतर्गत आते हैं। ये जो था बोर्ड की दृष्टि से इसको एकदम श्योर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब दूसरा टिप्पणी देखते हैं। अगली जो टिप्पणी है वो है बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? अर्थात बहुभ्रूणता, नाम से पता है बहु मतलब बहुत, भ्रूणता मतलब भ्रूण, अर्थात एक से अधिक भ्रूण। तो प्राय क्या होता है कि एक बीज से एक ही भ्रूण का निर्माण होता है। अर्थात एक बीज से क्या होते हैं? एक ही भ्रूण का क्या होता है? विकास होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण का विकास हो जाता है। कभी कभी क्या होता है? एक ही बीज से एक से अधिक भ्रूण का विकास हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। अर्थात एक बीज से ही एक से अधिक भ्रूण का विकास होना ही क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता कहलाता है। और बहुभ्रूणता की खोज सर्वप्रथम कौन किए थे? ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने कहा देखा था? तो संतरे के पादपों में किए थे। अर्थात संतरे में क्या होते हैं? एक से अधिक बीज भी पाए जाते हैं। अर्थात एक से अधिक क्या होते हैं? भ्रूण उसमें होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखे भी है कि प्राय एक बीज में एक ही भ्रूण का विकास होता है। लेकिन कभी कभी एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। और बहुभ्रूणता की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने संतरे के पादपों में देखा था। अर्थात उसमें देखिए एक से अधिक क्या होते हैं? बीज पाए जाते हैं। तो वो क्या है? संतरा एक तरह से बहुभ्रूणता है। अर्थात ये जो है ये भी क्या है, बोर्ड की दृष्टि से हर साल ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसको भी क्या करिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए अब अगली टिप्पणी देखते हैं। अगला जो टिप्पणी है वो है दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? अर्थात निषेचन तो होगा, लेकिन कितनी बार होने चाहिए? 2 बार। अर्थात दोहरा निषेचन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो
तो जो होते क्या है, दोहरा निषेचन का मतलब होता है कि 2 बार निषेचन की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए पराग नलिका में जो पराग नलिका होती है यानी पराग नली जो होती है, दोनों नर केंद्रक, जो दोनों नर केंद्रक होते हैं नर युग्मक की तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं, तथा भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद उनमें से एक नर युग्मक, यानी 2 नर केंद्रक हैं, लेकिन भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद उसमें से एक नर केंद्रक क्या होता है, कहाँ पहुंच जाता है, अंड कोशिका से के साथ जाकर क्या हो जाता है, निषेचित हो जाता है। लेकिन जो दूसरा नर युग्मक होता है वह द्वितीय केंद्रक से, ये जो द्वितीय केंद्रक से जाकर क्या हो जाता है, निषेचित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है कि एक नर युग्मक क्या कर रहा है, यह अंड कोशिका से निषेचित हो रहा है, और जो दूसरा नर युग्मक है वो किससे हो रहा है, द्वितीय केंद्रक से निषेचित हो जा रहा है। यानी एक ही से क्या हो रहे हैं, 2 नर युग्मक हैं, एक ही से क्या हो जा रहे हैं, जाकर निषेचित हो जा रहे हैं। जो पहला है अंड कोशिका से हो रहा है और दूसरा जो हो रहा है द्वितीय केंद्रक से निषेचित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर एक ही भ्रूण कोश में कितनी बार हो जा रही है, 2 बार निषेचन हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन। अर्थात यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट नर युग्मक है, यहाँ पर याद करने वाली बात है, यहाँ पर एक नर युग्मक क्या कर रहा है, अंड कोशिका से, अंड कोशिका से, और जो दूसरा नर युग्मक है, दूसरा नर युग्मक वो किससे कर रहा है, तो द्वितीयक केंद्रक से, द्वितीयक केंद्रक, यानी पहला नर युग्मक किससे निषेचन कर रहा है, तो अंड कोशिका से, और दूसरा कर रहा है तो किससे कर रहा है, द्वितीयक केंद्रक से। यही पर है खेला। यानी देखिए एक जो है पहला जो किया अंड कोशिका से और दूसरा किया द्वितीयक केंद्रिका से, यानी दोनों क्या हो गए, यहाँ पर 2 बार निषेचन हो गया, 2 बार निषेचन। 2 बार अगर निषेचन हुआ है तो इसी घटना को ही क्या कहते हैं, द्विनिषेचन, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन, यही घटना है। अर्थात देखिए यहाँ पर लिखे भी हैं कि पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं, तथा भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से तथा दूसरा जो नर युग्मक है द्वितीय केंद्रक से क्या होता है, निषेचित हो जाते हैं। अर्थात ये यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 बार निषेचन हो रही है। तो यही घटना क्या कहलाती है, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहलाती है। द्विनिषेचन की प्रक्रिया जो होती है ना, वो किसमें होती है, आवृत बीजी पौधों में होती है। अर्थात आवृत बीजी पौधों में क्या होते हैं, दोहरा निषेचन होते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को लगभग। अर्थात समझिए कि समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखे भी हैं एकदम अच्छे से कि पहला जो है, पहला नर युग्मक किससे कर रहा है, अंड कोशिका से, और दूसरा जो नर युग्मक कर रहा है किससे, द्वितीय केंद्रक से निषेचन कर रहा है। अर्थात ये जो है 2 बार निषेचन हो रहे हैं पराग नलिका में, जिसकी वजह से ही क्या होते हैं, यहाँ पर लिखे गए पराग नलिका में दोनों नर युग्मक है ना, तो यहाँ पर 2 बार निषेचन होने के कारण ही इसको क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन। ये एकदम याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, इस बार तो एकदम ये छपा है, इसको एकदम वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ज्यादा हर साल पूछा जाता है। तो आइए अब अगला नंबर देखते हैं। तो आइए अब अगला नंबर देखते हैं कि चिकित्सकीय सगर्भता समापन पर क्या करिए, टिप्पणी लिखिए। यानी चिकित्सकीय सगर्भता यानी डॉक्टरों के द्वारा गर्भ का समापन ही क्या कहलाता है, चिकित्सकीय सगर्भता कहलाता है। अर्थात गर्भ अवधि पूर्ण होने से पहले ही, अर्थात जो गर्भ हैं, जो माँ बनने वाली होती हैं, उनके यानी बच्चे होने से पहले ही भ्रूण का क्या कर देना, समाप्त कर देना ही क्या कहलाता है, चिकित्सकीय सगर्भता कहलाता है। अर्थात यहाँ पर लिखे हुए हैं कि गर्भ अवधि पूर्व
होने से पहले भ्रूण को समाप्त कर देना ही क्या कहलाता है, चिकित्सकीय सगर्भता कहलाता है। लेकिन ये भी, इसकी भी एक शर्त होती है। ऐसा नहीं है कि जब मन करे तब क्या करिए, गर्भ का समापन कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी भी एक टाइम होती है, जो क्या है कि यह प्रक्रिया प्रथम तिमाही, यानी प्रथम तिमाही अर्थात 12 सप्ताह तक ही क्या होती हैं, सुरक्षित होती हैं। अर्थात 3 महीने के अंदर अगर गर्भपात करा दिया जाए, यानी सगर्भता करा दिया जाए, तो वो क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। न तो उसके बाद क्या होंगे, जच्चा और बच्चा दोनों पर क्या होंगे, वो जानलेवा खतरा हो सकता है। अर्थात यहाँ पर लिखे भी है, देख लीजिए कि प्रथम तिमाही अथवा 12 सप्ताह तक ही ये क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। यह प्रक्रिया कानूनन अपराध है, कानून अपराध है। लेकिन कुछ ऐसी ये सगर्भता जो है, जो कानून जो है, ऐसे नहीं किया है कि आप क्या करिए, उसका गर्भ का समापन कर दीजिए। इसके लिए क्या किया है, कानून बहुत ही सख्त हो गया है। क्योंकि जो क्या है, जो लिंग का जो परीक्षण करते हैं लोग, क्या करते हैं कि अगर कन्या भ्रूण है तो उसका क्या कर देते हैं, एबॉर्शन करा देते हैं, अर्थात गर्भ समापन करा देते हैं। जिसकी वजह से सरकार ने इस पर क्या किया, एक सख्त कानून बना दिया है, जिसकी वजह से ये क्या हो गए हैं, बहुत ही रोक लगा दिया गया सरकार के द्वारा। लेकिन कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं जिसको इसको कराना क्या हो जाता है, अति आवश्यक हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी का बलात्कार हो जाए, यानी रेप हो जाए, तो अगर वो माँ बनने वाली है तो वहाँ पर उसका क्या कराया जा सकता है, गर्भ समापन कराया जा सकता है। या फिर असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ, यानी कोई असुरक्षित यौन संबंध की वजह से जो गर्भ, मान लीजिए कि जो बच्चा होने वाला होगा, तो उसका भी क्या किया जा सकता है, गर्भ समापन कराया जा सकता है। या शिशु में जन्मजात रोग, अर्थात कोई भ्रूण है तो जो बच्चा है पेट की माँ के पेट में, तो उनमें जो रोग उत्पन्न हो जाती हैं, तो उनका भी क्या किया जा सकता है, सरकार ने इसको भी क्या किया, पारित कर दिया कि उसका भी गर्भ समापन कर दिया जा सकता है। या फिर गर्भ निरोधक जो गोलियां आती हैं, जो मार्केट में है, जो बनाया गया है कि गर्भ निरोधक गोलियों के विफल होने पर, अर्थात गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं उनको खाने के बाद भी अगर बच्चा ठहर गया तो उसका भी क्या होते हैं, और गर्भ समापन कराया जा सकता है। अर्थात ये जो है चिकित्सकीय सगर्भता समापन, इसको तो एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ये क्या है, हर साल पूछा गया क्वेश्चन है। अर्थात गर्भ अवधि पूर्ण होने से पहले भ्रूण को समाप्त कर देना चिकित्सकीय सगर्भता समापन कहलाता है। यह प्रक्रिया प्रथम तिमाही अथवा 12 सप्ताह तक ही क्या होती है, सुरक्षित होती है। यह प्रक्रिया कानून अपराध है। ये जो है कानून ने इसको नहीं कहा है कि आप जब मर्जी तब जाकर आप क्या करिए, गर्भ समापन करा दीजिए। ऐसा कानून ने इसके लिए क्या किया, एक सख्त नियम बनाया है जिससे कड़ी से कड़ी सजाएं मिल सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब यह कराना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। जैसे में बलात्कार हुआ, असुरक्षित यौन संबंध हुआ, और शिशु जन्म में जन्मजात रोग हुआ, या गर्भ निरोधक के विफल होने के कारण। अर्थात ये क्या है, ये चिकित्सकीय सगर्भता समापन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, ध्यान से पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि ये एकदम समझिए कि वेरी वेरी, हम बार बार बोल रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो आइए अगला टिप्पणी देखते हैं। अगला जो नंबर है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर क्या करिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको एकदम श्योर कर लीजिए, एकदम छपा इस साल को। यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आखिर डीएनए होता क्या है, हम लोग तो मजाक मजाक में बोलते हैं कि डैडी नाजायज औलाद, इसका जो फुल फॉर्म होता है बोल दिया जाता है डैडी नाजायज औलाद। लेकिन डीएनए जो होता है ये क्या होती हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी भी अपराधी को, यानी जो अपराधी, जैसे मान लेते हैं कि कोई बलात्कार किया हो, या फिर कोई अपराधी हो, या कोई पैतृक का मतलब पिता, किसी का पिता की जांच की जाती है कि क्या इसके वास्तव में इसके पिताजी यही है, किसी को संशय हो जाता है
कोई जो होते हैं सबको कर लेते हैं कि ये हमारा लड़का नहीं है, हमारा बच्चा नहीं है, तो उसका क्या किया जाता है कि डीएनए ही टेस्ट कराकर पता किया जाता है कि वो उसी का लड़का है कि नहीं है। अर्थात डीएनए जो है, इस तकनीकी में किसी व्यक्ति के डीएनए में पाई जाने वाली विभिन्नताओं का क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। और इसको सर्वप्रथम कौन खोजे थे? एल.के. जेफरिन नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया था। तो डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग के लिए क्या किया जाता है, व्यक्ति का ब्लड अर्थात रुधिर जो होता है, लार होते हैं जो बहते हैं मुंह में, इसके बाद बाल हुआ या फिर वीर्य हुआ या शुक्राणु या फिर योनि द्रव या अन्य पदार्थों से क्या होते हैं, डीएनए लेते हैं। अर्थात शरीर में जो कोशिका होती है, कोशिका के केंद्रक जिसमें केंद्रक पाए जाएंगे उससे क्या होंगे, क्योंकि केंद्रक में क्या बैठे हैं, वो डीएनए और आरएनए, तो वहीं से निकाला जाएगा। तो ये जो व्यक्ति के क्या किया जाएगा, ब्लड से या फिर लार से या फिर बाल से या फिर वीर्य से या फिर योनि द्रव से क्या किया जाता है, डीएनए का पता लगाया जाता है। लेकिन एक इंसान नहीं होना चाहिए, बाकी मैच कराना न है तो मैच कराने के लिए दोनों लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो एक तो हो गए ले लेंगे, लेकिन इसी प्रकार दूसरे भी व्यक्ति का क्या किया जाएगा, डीएनए लिया जाएगा और दोनों को क्या कराया जाएगा, समानता देखा जाएगा कि उनमें क्या ये समानता है कि नहीं है। अगर समानता है तो यानी डीएनए क्या हो गया, मैच हो गया, अगर नहीं हुआ तो मैच नहीं हुआ, यानी नहीं कराया। यानी देखते हैं यहाँ पर कि दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए लेते फिर उसमें क्या किया जाता है, समानता दिखाता है, इस आधार पर डीएनए मैच कराया जाता है। और यही घटना क्या कहलाती है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो आइए देखते हैं इसको। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी बलात्कारी, अपराधी तथा पैतृक की जांच होती है, ये तो पता है। आप तो लिख दिए, इस तकनीक में किसी व्यक्ति के डीएनए में पाई जाने वाली विभिन्नताओं का क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है, यानी उनमें क्या क्या विभिन्नताएं आ गई हैं। इस तकनीकी के बारे में सर्वप्रथम एल.के. जेफरिन नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया था। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए व्यक्ति के रुधिर, लार, बाल, वीर्य, योनि द्रव या अन्य पदार्थों से डीएनए लेते हैं तथा इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए लेते हैं। अर्थात पहले व्यक्ति का भी लेंगे और दूसरे व्यक्ति का भी लेंगे और फिर दोनों को क्या देखा जाएगा, डीएनए में क्या ये दोनों के डीएनए में समानता है, अगर समानता है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। अर्थात ये भी क्या है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भी हम इम्पोर्टेंट क्या करेंगे, टिप्पणियाँ हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।